जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के टॉप 40 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा वीवीआई होने वाले। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप भी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ये सभी जो पिछले बार जैक के द्वारा जो मॉडल सेट आया था उसका हिस्ट्री का जो है ये सेट 2 है, और सेट 1 मैंने इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया फ्रेंड। तो यदि आप सेट 1 नहीं देखे तो प्लीज आप जाकर देख ले। दोस्तों यहाँ पे मैंने इस सेट 1 में जो क्वेश्चन बताया गया उन सभी क्वेश्चन को करवाया गया, और इसके साथ कई की पॉइंट भी बताया गया, कई और भी क्वेश्चन बताए गए जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है और एकदम ध्यानपूर्वक देखना है। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें यदि आप पिछले बार जो जैक के द्वारा मोटर सेट आए थे 5 और इस बार जो जैक के द्वारा सेट 1 आया है उसको यदि आप अच्छी तरीके से कर रहे थे तो आपका 40 में से 40 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, आपको हर एक सेट को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सभी सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल में करवा दिया है, तो आप प्लीज जाकर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का दर्पण किसका बना हुआ था। पता नहीं ये जो सिंधु सभ्यता में जो दर्पण था वो इनमें से किसका बना हुआ था। तो दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इसमें जो दर्पण बना था वो तांबे का बना हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा तांबा, ठीक है। दोस्तों ये जो दर्पण है दोस्तों, तो दर्पण जो है इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो दर्पण का साक्ष्य हड़प्पा से मिला था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो दर्पण का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से मिला था, तो हड़प्पा से। हड़प्पा से इसके अलावा क्या क्या मिला था फ्रेंड, तो मातृ देवी की प्रतिमा, गेहूं की भूसी, सावधान और तांबे की मुहर जो है वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहे फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता की योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखलाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की थी। यानी आपको पता है ये जो मूर्ति है इसकी पहचान जो है वो पशुपति के रूप में किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन मार्शल के द्वारा जो फ्रेंड वो इसकी पहचान किया गया था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा जॉन मार्शल। यदि बात है ये जो जॉन मार्शल है इसका कार्य कब से कब तक रहा, तो 1902 ईस्वी से लेकर फ्रेंड 1928 ईस्वी तक जो है वो जॉन मार्शल का कार्यकाल रहा, और इसी के कार्यकाल में जो फ्रेंड वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज जो है वो 1921 और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था, ठीक है। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो राखी गढ़ी को बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने आपको बता दिए की पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो को माना जाता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी बात करें तो हाल ही में वो 1999 में खोज हुआ, जिसमें से अमरेंद्र नाथ के अनुसार बताए फ्रेंड कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो राखी गढ़ी को बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको राखी गढ़ी राइट आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फॉर में दिया गया कि निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला था वो कालीबंगा से मिला था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कालीबंगा। और दोस्तों यदि बात करें जो कालीबंगा है ये किस लिए फेमस है, तो दोस्तों कालीबंगा में जो है वो हल का भी साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल का जो प्रमाण है वो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थान से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से भूकंप एवं जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 में दिया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। आने बोला ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बीच की दूरी है उसकी दूरी कितनी थी, 483 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ेगा तो आप लोगों के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 6 में दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। यानी आपको इनमें से किसका उपयोग फ्रेंड वो हड़प्पा में जो मुद्रा बनाया था उसमें किया जाता था। तो दोस्तों सेलखड़ी का जो उपयोग है वो हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्रा बनाया था उसके लिए सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा सेलखड़ी। दोस्तों ये जो सेलखड़ी है ये एक पत्थर हुआ करता था, ठीक है, जिससे मुद्रा और मुहर बनाया जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो मुहर है वो किससे बनाया जाता था, तो सेलखड़ी पत्थर से, ठीक है। तो मुद्रा भी है वो सेलखड़ी पत्थर से बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन 8 में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो एक नगर पालिका जैसा था। अन्य ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ नगर पालिका। और हड़प्पा का खोज किसने किया, तो मैंने आपको बताया कि 1921 ईस्वी में जो वो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये जो हड़प्पा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों तो पाकिस्तान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 में दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। आपको बताना जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, उसका जो आकृति है वो किस प्रकार का था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो त्रिभुजाकार आकृति में हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम 10 में दिया गया कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। और आपको बताना जो हड़प्पा कालीन नगरों में जो हड़प्पा सभ्यता में इनमें से कौन सा धातु का प्राप्ति नहीं होता। इस काफी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो ये जो लोहा है इसका प्रमाण जो है अभी तक नहीं मिला। बाकी जो तांबा स्वर्ण चांदी है इनका प्रमाण मिला है, बट ये जो लोहा है इसका प्रमाण नहीं मिला। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में 11 दिया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया। काफी ज़्यादा बीबीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स की जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना किसके ने किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, ये जो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। तो बिंबिसार को जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो शिशुनाग को ही कहा जाता है। अगला पूछ सकता है क्वेश्चन आप में कि नंद वंश का संस्थापक कौन थे। तो महापद्मन जो है वो नंद वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे। तो श्रीगुप्त। और कुषाण वंश के संस्थापक जो है वो अजुल थे। ठीक है, अजुल कड़फिसेस। नेक्स्ट 12 में दिया है कि मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है। यानी ये मेघदूत है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों ये मेघदूत के लेखक है वो कालिदास है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर कालिदास। दोस्तों कालिदास की कई प्रमुख कृति हैं जिसमें से ये जो कुमार संभव ये प्रमुख कृति है, मेघदूत प्रमुख कृति है, ये रघुवंश ये सभी जो है वो प्रमुख कृति हैं कालिदास के। ठीक है, अगला 13 में दिया कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। आने को ये मौर्य काल में है ये गुप्तचर होते थे, उन्हें क्या कहकर बोला जाता था। तो दोस्तों मौर्य काल में जो गुप्तचर है उन्हें गुड़ पुरुष कहा जाता था। आने ऑप्शन ये राइट आंसर होगा गुड़ पुरुष। ये दोस्तों गुड़ पुरुष राइट आंसर। दोस्तों ये जो गुप्त विभाग का जो प्रमुख होता था उसको महामान प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, और गुड़ पुरुष को जो फ्रेंड वो दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग थे फ्रेंड। तो पहला इसका जो भाग है उसे संस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था, संस्था। और दूसरा भाग संचार। दोस्तों संस्था के अंतर्गत किस रखा जाता था। तो एक जगह स्थिर होकर गुप्तचर जो कार्य करते थे उसे संस्था कहा जाता था। और संचार जो फ्रेंड वह अस्थिर रूप में होते थे। ठीक है, अगला 14 में दिया कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों मौर्य वंश की जो स्थापना है वो 322 ईसा पूर्व किया गया था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा 322 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट 15 में दिया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। बताया ये जो मेगास्थनीज है इस पुस्तक को और भी किस नाम से जाना जाता है। इसकी पुस्तक को कौन से नाम से जाना जाता है। तो इंडिका। मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक थी। तो इंडिका। ठीक है दोस्तों, मेगास्थनीज जो है वो एक यूनानी राजदूत थे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये मेगास्थनीज थे वो कहाँ के रहने वाले थे। तो यूनान के। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है दोस्तों, ये जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। ठीक है, इस किताब में मौर्य कालीन प्रशासन का वर्णन मिला है। जो इंडिका पुस्तक है इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया। तो मौर्य काल में जितने भी काम हुए थे उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन 16 में दिया है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। यानी बोले कौशल है इसकी राजधानी कहाँ थी। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौशल जो है फ्रेंड वो कौशल को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन से भाग दोस्तों। ये जो कौशल है कहाँ पर स्थित है। तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका विस्तार जो है वो यूपी में हुआ है और इसे दो भागों में बांटा गया था, एक उत्तरी कौशल एक दक्षिणी कौशल। और उत्तरी कौशल का जो राजधानी था फ्रेंड वो श्रावस्ती था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो श्रावस्ती। और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो कुशावली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 में दिया कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। आने आपको ये जो कलिंग का युद्ध है वो कब हुआ। तो 261 ईसा पूर्व जो है वो कलिंग का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, कलिंग युद्ध जो है वो कलिंग कहाँ पर था। उड़ीसा में हुआ था। किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था। तो नरेश vs अशोक के बीच नरेश और अशोक के बीच हुआ था। ठीक है, और इसका जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। यानी कलिंग का युद्ध का वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने की सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था। आने वाले भारत में सबसे पहली बार जो है वो सोने के सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया। तो हिंद यूनानियों के द्वारा। ठीक है, और इस बात के सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला व्यक्ति कौन था। तो गुप्त शासकों के द्वारा वो सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का जारी किया गया था। वहीं सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के की जारी की बात करें तो कुषाण शासकों के द्वारा जो है वो सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट 19 में रहेगा कि मथुरा किसकी राजधानी थी। आने वाला इनमें से जो मथुरा है मथुरा की राजधानी कहाँ थी। तो सूरसेन जो फ्रेंड वो मथुरा की राजधानी थी। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20 में दिया कि विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता था। आने वाला ये विमान है वो मंदिर के कौन से भाग को कहा जाता था। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि मंदिर के जो विमान है वो गर्भगृह के ऊपरी आकृति को जो है वो विमान कहा जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गर्भगृह के ऊपरी आकृति को। नेक्स्ट 21 में दिया है कि बौद्ध दर्शन किसमें संकलित था। में ये बौद्ध दर्शन है वो किसमें संकलित था। तो अभिधम पिटक इसी में संकलित था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अभिधम पिटक। ठीक है,
और ये जो दोस्तों ये जो सूत पिटक है इसमें किसके बारे में बताया गया, सो सूत पिटक में जो फ्रेंड वो संघ के सिद्धांत बताया गया। और ये जो विनय पिटक है फ्रेंड इसमें संघ के नियम के बारे में बताया गया, ठीक है। इसके संकलन करता कौन है, तो आनंद, ठीक है। अगला 22 में ये कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड कि भगवान गौतम बुद्ध है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल में हुआ था। नेपाल में कहाँ पे, तो नेपाल में कपिल वस्तु जिला जो फ्रेंड कहाँ पे, तो नेपाल में लुम्बिनी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर था, नेपाल में, लेकिन कौन सा स्थान में, तो लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी में नहीं रहेगा तो कपिल वस्तु रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 में दिया है कि महावीर की मृत्यु कब हुई, यानी कि जो महावीर है इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों इनका मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी, यहाँ पे पूछा गया। तो महावीर की जो मृत्यु हुई है वो पावापुरी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड, तो 468 ईसा पूर्व जो है वो महावीर का मृत्यु हुआ था, ठीक है। अगला 24 में दिया गया है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा में है। तो दोस्तों ये जैन धर्म की महिमा है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, जैन धर्म। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, 540 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड 26 में कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य है उनमें आनंद नाम था। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार देखा जाए प्रथम तीर्थकर तो ऋषि भदेव को जो फ्रेंड वो जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थकर माना जाता है, ठीक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन में और भी कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो दोस्तों दूसरा तीर्थकर कौन थे। दोस्तों दूसरा जो तीर्थकर थे वो अजित नाथ थे, ठीक है। तो जैन धर्म के अनुसार यदि दूसरा तीर्थकर पूछेगा तो अजित नाथ, ठीक है। 23वें तीर्थकर कभी कभी पूछा फिर, तो 23वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे, तो पार्श्वनाथ नाथ जो है वो जैन धर्म के अनुसार 23वें तीर्थकर थे। वही महावीर की बात करें तो महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। और ये दोस्तों संभव नाथ जो है वो 3rd तीर्थकर थे और नेमी नाथ जो है वो 21वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन 28 में दिया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। मैंने आपको पहले बताया दोस्तों जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे, तो वर्धमान महावीर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्धमान महावीर। अगला 29 में दिया है जो कि काफी अभी भी एक क्वेश्चन कि आईन ये अकबरी के लेखक कौन है। आने को जो आईन ये अकबरी है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों ये आईन ये अकबरी है इसके लेखक अबुल फजल है। ये कौन सा भाषा में लिखा गया था फ्रेंड, तो ये जो आईन ये अकबरी है वो फारसी भाषा में लिखा गया था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है ये आईन ये अकबरी कौन सा भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा में। कितने भागों में लिखा गया था, तो टोटल इसे 4 भागों में लिखा गया था, ठीक है। और अबुल फजल इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन 30 में दिया है कि आइन ये 10 साला पद्धति के प्रतिपादक कौन है थे। आने वाले जो आइन ये 10 साला है इसके प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों आइन ये अकबरी जो 10 साला पद्धति है इसके प्रतिपादक राजा टोडरमल थे, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, राजा टोडरमल, ठीक है। दोस्तों इसे जब्ती पद्धति भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो आइन ये 10 साला पद्धति इसे क्या कहा जाता है, जब्ती पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। इसे अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसे किसके द्वारा लाया गया, तो अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के द्वारा। नेक्स्ट 31 में दिया कि अकबरकालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आइन ए अकबरी के किस भाग में दी गई। मैंने आपको बताया दोस्तों आइन ए अकबरी जो है वो टोटल 5 भागों में लिखा है। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो अकबरकालीन साम्राज्य इसके 12 प्रांतों की जो विस्तृत सूचनाएं वो आइन ए अकबरी के कौन सा भाग में मिला है, तो मुल्क आबादी, ठीक है। 5 भागों में एक मुल्क आबादी था, इसी में इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो सेकेंड इसका जो पार्ट था दूसरा जो पार्ट था उसको क्या कहता था, सिपाह आबादी कहा जाता है। इसमें किसके बारे में बताया गया, तो सिपाह आबादी में जो फ्रेंड वो सैनिक और नागरिक प्रशासन के बारे में बताया गया, ठीक है। वहीं इसकी बात करें पहला उसका नाम था मंजिल आबादी, इसमें शाही घर परिवार के बारे में बताया गया था। वहीं इसके 3rd आबादी की बात करें जो तीसरा भाग था उसे मुल्क आबादी कहा जाता था और इसमें राजसुआ एवं 12 प्रांतों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट 32 में दिया कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया। आने वाले अकबर के द्वारा जो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया गया, कब कराया गया था, तो 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो फ्रेंड वो अकबर ने 1571 से में किया था, ठीक है। मैंने आपको बताया 1571 में इन्होंने किया था, ठीक है। और यहाँ 1575 ईस्वी में वो इबादत खाना का निर्माण किया। 1571 ईस्वी में क्या निर्माण किया, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कर रहा है। वहीं 1575 में इबादत खाना का निर्माण स्थापना किया, ठीक है, जिसे सभी धर्मों के लिए 1578 ईस्वी में खोल दिया गया था। नेक्स्ट 33 में देखिए कि बाबर द्वारा रचित तुजक ये बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया, तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तुर्की भाषा, ठीक है। बाबरनामा जो फ्रेंड वो आइन ये बाबरी का फारसी अनुवाद है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा जो है वो किसका अनुवाद किया गया, तो आइन ये बाबरी का, ठीक है। कौन सा भाषा में, तो फारसी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट 34 में देखें
कि बादशाहनामा के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों बादशाहनामा जो रचयिता हैं इसके रचयिता जो है वो अब्दुल हामिद लाहौरी थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है दोस्तों, ये जो बादशाहनामा है यह, और दोस्तों ये जो बादशाहनामा है दोस्तों, इसमें आपको बता दें इसमें शाहजहां के 20 वर्षों के कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, किसके कार्यकाल? तो शाहजहां के 20 वर्षों के कार्यकाल की। अगला 35 में दिया है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है। अकबर का जन्म है वो 1542 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कब हुआ फ्रेंड? तो 1542 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? तो अमरकोट में। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ, अमरकोट। ठीक है दोस्तों, अकबर का जो जन्म है उसकी डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ। कब? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ पे? अमरकोट में। कहाँ पर दोस्तों? तो ये सिंध पाक में स्थित है। ठीक है, किसके घर में? तो राणा वीरसाल के दरबार में जो है वो अकबर का जन्म हुआ था। वही इनका माता का जो नाम था वह हमीदा बानो बेगम, वहीं पिता का जो नाम है वो हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं का पूरा नाम क्या है? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि जो हुमायूं है इसका पूरा नाम क्या था। नेक्स्ट 36 में दिया फ्रेंड कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? दोस्तों अकबर के वित्त मंत्री की बात करें तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल था। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, टोडरमल। नेक्स्ट 37 दे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? आने को जो कृष्णदेवराय है वो कौन से वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों ये जो विजयनगर साम्राज्य को ने टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन वंश? तो संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविड वंश। इसमें ये जो तुलु वंश है इसके सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वो कृष्णदेवराय है। ठीक है, नेक्स्ट 38 में देखिए कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? ना मैंने आपको बताया जो विजयनगर साम्राज्य है इसका भी सर्वश्रेष्ठ शासक बात करें तो कृष्णदेवराय को जो है वो विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। किसने इसका स्थापना किया? तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। इन लोगों के द्वारा दोस्तों 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया। ठीक है, और इसमें टोटल 4 वंशों ने शासन किया। नेक्स्ट 39 है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1347 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए 1347। अगला क्वेश्चन 40 में दिया फ्रेंड कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? आने पर यूनेस्को द्वारा हम्पी को जो है वो विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1986 ईस्वी में जो फ्रेंड वो विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया। यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। और दोस्तों आप भी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना क्या फ्रेंड कि आपका जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होगा वो मार्च महीने में होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड कि इस चैनल में जो फ्रेंड वो क्लास 12 का जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई है। हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों मैंने आपको मॉडल सेट और कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर करवा दिया। तो आदि आपने नहीं देखे तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ से जाकर के आप हर एक सब्जेक्ट का और हर एक मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है।